Now we will study some of the properties of group 16 elements. So properties of group 16 elements. So some of the metallic and physical properties. The first property is atomic and ionic रेडियाई. ठीक है, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई. तो ये तो बहुत जनरल है, हम सबको पता है कि जब हम डाउन दी ग्रुप आते हैं तो साइज़ धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ने लगती है. तो डाउन दी ग्रुप साइज इंक्रीजेस, डाउन दी ग्रुप साइज इंक्रीजेस. ठीक है, तो क्या होती है, डाउन दी ग्रुप जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाती है. तो ऐसे लिख दिया मैंने, मेरी आदत हो गई है ये, इंक्रीजेस. ठीक है, तो डाउन दी ग्रुप क्या होती है, साइज़ इंक्रीज़ होती है. ये हम सबको पता है, बहुत ही जनरल है ये. क्यों इंक्रीज़ होती है ये भी हमें पता है, क्लास 11 से हम पढ़ते आते हैं. तो डाउन दी ग्रुप साइज़ बढ़ती जाती है. क्यों बढ़ती जाती है, क्योंकि हर स्टेप पे एक नई शेल जो है ऐड हो जाती है. तो डाउन दी ग्रुप साइज़ इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन दी नंबर ऑफ शेल्स. ठीक है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई. डाउन द ग्रुप द साइज, और वी कैन कॉल इट एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस. क्यों इंक्रीज़ करती है डाउन द ग्रुप, क्योंकि डाउन द ग्रुप हर एक स्टेप पे एक नई शेल जो है वो ऐड हो जाती है. सो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल्स. द सेकेंड प्रॉपर्टी इज ionization enthalpy. The second property is ionization enthalpy. अब ये भी हमें पता है, जनरल ट्रेंड क्या है भाई, डाउन दी ग्रुप साइज़ बढ़ती जा रही है. तो साइज़ बढ़ने का मतलब है कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी जो है वो बढ़ जाती है. तो अगर न्यूक्लियस से लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट, उसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को हम ज़्यादा आसानी से जो है वो निकाल पाएंगे. इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डाउन दी ग्रुप डिक्रीज़ कर दी जाती है. दिस इज़ ऑल्सो अ जनरल ट्रेंड. आयनाइजेशन एंथैल्पी decreases down the group due to increase in the atomic size. तो जैसे जैसे नीचे जाते हैं साइज़ बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन दूर होता जाता है न्यूक्लियस से और उसको निकालना आसान हो जाता है, और इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज़ करती जाती है. अब यहीं पे हमारा एक क्वेश्चन एक बनता है, उसको क्वेश्चन के फॉर्म में हम लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कि आंसर क्या होगा. ठीक है, तो लेट्स राइट द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज एलिमेंट्स ऑफ, ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, इंटेक्स मतलब सॉल्व एग्जाम्पल है. एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 जनरली शो lower value of first ionization enthalpy compared to the corresponding periods of ग्रुप 15Y. तो बेसिकली क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं, इनकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू होती है वो ग्रुप 15 के कंपैरिजन में कम होती है. ठीक है, तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ ग्रुप 16 इज़ लोअर देन दी ग्रुप 15 एलिमेंट्स. तो ग्रुप 15 वालों के कंपैरिजन में ग्रुप 16 वालों की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होती है. जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रेंड क्या होता है, जब हम पीरियड्स में मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है. तो 16 वालों की ज़्यादा होनी चाहिए, पर 16 वालों की कम है. क्यों, तो देखते हैं क्यों कम होती है ग्रुप 16 वालों की.
तो क्या सोल्यूशन है इसका, क्या आंसर है? अब अगर हम यहाँ देखें तो ये ग्रुप जो है ये है ग्रुप 15। ग्रुप 15 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है NS2NP3 और ये है ग्रुप 16। ग्रुप 16 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है NS2NP4। अब अगर हम ग्रुप 15 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो ये जो है बहुत स्टेबल है, इट इज़ एक्स्ट्रा स्टेबल ड्यू टू exactly half filled electronic configuration। ठीक है, तो यही इसका रीज़न है। ग्रुप 15 में क्या होता है कि हमारी कन्फिग्रेशन जो है वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, मतलब पी में जो है वो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और ग्रुप 15 में पी में 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एग्जैक्टली हाफ है ये। और हमने क्लास 11 में पढ़ा था कि जो फुल्ली फिल्ड एंड एग्जैक्टली हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस होती हैं वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं। तो ग्रुप 15 की जो कन्फिग्रेशन है वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, तो इसीलिए वो ज़्यादा स्टेबल है और इसीलिए उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को निकालना ज़्यादा मुश्किल है और इसलिए ग्रुप 15 की आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 16 से ज़्यादा होती है। ग्रुप 16 की कन्फिग्रेशन देखें तो वो ना तो एग्जैक्टली फुल्ली फिल्ड है और ना ही एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, तो वो उतनी स्टेबल नहीं है, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना ज़्यादा आसान है। तो क्यों है ऐसा? इट इज़ ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी, एक्चुअली स्टेबिलिटी होना चाहिए, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ड्यू टू एग्जैक्टली हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन केस ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया। तो ग्रुप 16 की कम होती है, ग्रुप 15 की ज़्यादा होती है। ग्रुप 15 की ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है और इसीलिए वो ज़्यादा स्टेबल है। नाउ देयर इज़ वन मोर क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the first ionization enthalpy of group 16 is unexpectedly lower than their second ionization enthalpy। ठीक है, तो अब ये हमसे क्या कह रहे हैं भाई? ये कह रहे हैं कि व्हाट दे आर सेइंग, ये कह रहे हैं कि जो ग्रुप 16 है हमारा, ठीक है, उसकी जो पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो बहुत कम होती है और दूसरी वाली जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो ज़्यादा होती है। अब ये पहली दूसरी आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब जब हम पहली बार इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उसमें से तो कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और जब हम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इज़ लो एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज़ वेरी हाई इन केस ऑफ ग्रुप 16। वाई इज़ इट सो? तो क्यों है ऐसा भाई? अब आप देखो, जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो है NS2NP4। ठीक है, अब ये तो स्टेबल है नहीं, तो इसमें से पहला इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है। जैसे ही हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं -e, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हमने क्या करा, निकाल दिया, तो अब इनकी कन्फिग्रेशन हो गई NS2NP3। क्या हो गई? NS2NP3। अब ये जो कन्फिग्रेशन है ये स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? ये क्या है? इट इज़ stable. Why it is stable? Because it is exactly half filled configuration। ठीक, तो इनकी ओरिजिनल जो कन्फिग्रेशन है वो है NS2NP4 जो कि ना तो हाफ फिल्ड है ना ही फुल्ली फिल्ड है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है। जैसे ही हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो इनकी कन्फिग्रेशन हो जाती है NS2NP3 जो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो जाती है और वो बहुत स्टेबल होती है। साथ में जैसे ही हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो इसके जो एलिमेंट होता है उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज भी आ जाता है और जब एटम पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है
तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो उसके ऊपर खुद पॉजिटिव चार्ज है, तो उसमें से नेगेटिव आयन निकालना मुश्किल है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बढ़ चुका होता है। तो हम लिखेंगे क्या, व्हाट वी विल राइट दैट, यहाँ पे ऐसे करके कर देती हूँ मैं, ठीक है। क्या लिखेंगे हम, आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन the second electron has to be removed, the second electron has to be removed from exactly half filled stable electronic configuration of unipositive ion, ठीक है। तो आफ्टर लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन द सेकेंड इलेक्ट्रॉन हैज़ टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द एग्जैक्टली हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ यूनिपॉजिटिव आयन, एंड देयरफॉर second ionization enthalpy is much higher as compared to the first ionization enthalpy in group 16. So this was ionization enthalpy. Now the third property is, तो पहली हो गई atomic and ionic radii, and now we will move to the next property. दूसरी हो गई ionization enthalpy, and now we will move to the third property, that is electron gain enthalpy. The third one is electron gain enthalpy. Electron gain enthalpy. अब electron gain enthalpy क्या होती है, electron gain enthalpy में क्या होता है, जब हम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी जो है वो रिलीज़ भी हो सकती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है। तो जो एनर्जी चेंज होता है उस समय, दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जनरली ये नेगेटिव होती है, मतलब एनर्जी रिलीज़ होती है, पर कभी कभी एनर्जी एब्जॉर्ब भी हो सकती है, ठीक है। अब जनरल ट्रेंड क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का, वही यहाँ पे फॉलो होता है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन दी ग्रुप। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डाउन दी ग्रुप डिक्रीज़ होती है। क्यों डिक्रीज़ होती है, क्योंकि साइज़ बढ़ता है। तो जब साइज़ बढ़ता है तो जो इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर रहे हैं उसकी डिस्टेंस भी आउटर न्यूक्लियस से बढ़ती है, तो कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो फील करता है और इसीलिए कम एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। तो इट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप अगेन ड्यू टू इंक्रीज इन दी साइज़। तो जनरल ट्रेंड हमसे कोई बहुत ज़्यादा पूछता नहीं है। तो जनरल ट्रेंड क्या है, इट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप। इस हिसाब से अगर ये डिक्रीज़ कर रहा है डाउन दी ग्रुप, तो हमारा पहला एलिमेंट है ऑक्सीजन और दूसरा है सल्फ़र, ठीक। तो अगर डाउन दी ग्रुप डिक्रीज़ कर रहा है तो सल्फ़र की कम होनी चाहिए और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होनी चाहिए। पर यहाँ पे एक्सेप्शन हो जाता है, और सल्फ़र की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज़्यादा नेगेटिव होती है। मैं क्या कह रही हूँ, हमारा जनरल ट्रेंड क्या है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेज डाउन दी ग्रुप, नीचे जाते हैं तो कम होती है। तो पहला एलिमेंट ऑक्सीजन है और दूसरा सल्फ़र है, तो इस हिसाब से जब नीचे आएंगे तो सल्फ़र की कम होनी चाहिए और ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए। पर यहीं पे एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि सल्फ़र की ज़्यादा है और ऑक्सीजन की कम है। तो ऐसा क्यों है, ठीक। तो वी विल डू इट इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन। सो नाउ वी विल हैव अ क्वेश्चन हियर। अब क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन होगा कि ऑक्सीजन हैज़ लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन सल्फर वाई, ठीक है। इसी को हम एक दूसरे तरह से भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन is least negative in group 16
वाई। तो मतलब ऑक्सीजन जो सबसे ऊपर है तो उसकी तो सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है सबसे कम नेगेटिव होती है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो नॉर्मल ट्रेंड के हिसाब से डाउन दी ग्रुप डिक्रीज़ करती है, तो अगर नीचे आने पे डिक्रीज़ करती है तो जो सबसे ऊपर है उसकी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, पर यहाँ पे उल्टा होता है, जो सबसे ऊपर है उसकी सबसे कम है। तो ऐसा क्यों है? वाई ऑक्सीजन हैज़ द लीस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन ग्रुप 16। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? क्यों हो रहा है ऐसा भाई? ऑक्सीजन के साथ उसकी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए पर उसकी सबसे कम है। तो रीज़न क्या है? रीज़न पहले हम समझ लेते हैं, फिर हम लिख लेंगे उसको। जो ऑक्सीजन जो है वो पहला एलिमेंट है, तो उसकी साइज़ जो है वो बहुत छोटी है। ठीक है, तो साइज़ छोटी होने की वजह से क्या होता है कि ये जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है इसमें 2 एटम्स होते हैं, और इन दोनों एटम्स के ऊपर जो है, या सिंगल एटम भी हम देख लें, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके ऊपर, यहाँ पे ये सिंगल एटम, चलो देखो ये ऑक्सीजन है। अब इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है, और साइज़ इसकी जो है इतनी सी है। तो साइज़ छोटी होने की वजह से ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स बहुत पास पास हैं, तो उनमें रिपल्शन बहुत ज़्यादा है। जब हम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश करते हैं तो साइज़ छोटी होने की वजह से जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसको बहुत ज़्यादा रिपल्शन फेस करना पड़ता है, और इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो क्या रीज़न है? ऑक्सीजन की साइज़ बहुत छोटी है। साइज़ छोटी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बहुत रिपल्शन है, तो अगर उनके आपस में बहुत रिपल्शन है तो वो एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है नहीं इतनी आसानी से ऐड करना चाहेंगे, तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है उसको बहुत ज़्यादा रिपल्शन फेस करना पड़ता है, और इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है। मतलब हमारे पास ऑलरेडी जगह कम है, आपस में ही हमारे रिपल्शन है, तो हम एक और जो आएगा अंदर उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो यही वजह होती है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो कम नेगेटिव होती है एज़ कम्पेयर टू अदर मेंबर्स। बाकी मेंबर्स का क्या होता है? जब हम नीचे जाते हैं तो साइज़ धीरे धीरे बढ़ने लगती है। साइज़ बढ़ने से क्या होता है कि जगह क्रिएट हो जाती है, तो रिपल्शन कम हो जाता है, और रिपल्शन कम हो जाता है तो ठीक है भाई, रिपल्शन कम है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है, उसको भी जो है हम अंदर एडजस्ट कर लेंगे। पर ऑक्सीजन के केस में साइज़ छोटी होने से रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी को हमें लिखना है, तो क्या लिखेंगे? ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन द इंटर electronic repulsions are comparatively large. The interelectronic repulsions are comparatively large, and hence the incoming electrons are not accepted with the same ease as in case of other elements of ग्रुप 16। तो साइज़ छोटी होने की वजह से इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो इतनी आसानी से जो है वो ऐड नहीं हो पाता है, और इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ऑक्सीजन के केस में कम नेगेटिव होती है। तो दैट वाज द थर्ड प्रॉपर्टी। नाउ द फोर्थ प्रॉपर्टी इज electronegativity. The fourth property is electronegativity. अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें तो ऑक्सीजन जो है हमारा, ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीजन इज़ दी सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। उससे सिर्फ एक ही एलिमेंट ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, दैट इज़ फ्लोरीन। सो ऑक्सीजन इज़ दी सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और जो जनरल ट्रेंड है, जनरल ट्रेंड क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का? जनरल ट्रेंड क्या है? इट डिक्रीजेज
डाउन दी ग्रुप। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डाउन दी ग्रुप डिक्रीज होती है, क्यों? बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन दी आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी भी डिक्रीज होती है तो ईजिली इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर डिक्रीज करने लगता है। इसलिए जो लास्ट एलिमेंट है हमारा, है ना, लास्ट एलिमेंट वो मेटालिक है और जो ऊपर वाले हैं वो नॉन मेटालिक हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज डाउन दी ग्रुप, और तो ऊपर वाला सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और वो भी ऊपर वाला कौन है? ऑक्सीजन है, एंड ऑक्सीजन इज़ द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फिफ्थ, दैट इज मेल्टिंग एंड boiling point. The next property is melting and boiling point. अब अगर जनरल ट्रेंड देखें तो जनरल ट्रेंड क्या है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का, है ना। फर्स्ट पॉइंट अगर लिखें तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इट इंक्रीजेज down the group up to टेल्यूरियम। ठीक है, तो मतलब जब हम ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम से टेल्यूरियम तक आते हैं तो हमारी जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ होती है। ठीक है, क्यों इंक्रीज़ हो रही है भाई? सिंपल सी बात है, नीचे आ रहे हैं, साइज़ जो है वो धीरे धीरे बड़ी होती जाती है, और हमें पता है कि वैन डर वाल्स फोर्सेस जो हैं वो सरफेस एरिया पे डिपेंड करते हैं। तो जैसे जैसे साइज़ बढ़ती है सरफेस एरिया बढ़ता है, सरफेस एरिया बढ़ने से वैन डर वाल्स फोर्सेस की स्ट्रेंथ बढ़ती है, और जब वैन डर वाल्स फोर्सेस की स्ट्रेंथ बढ़ती है तो हमारी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाती है। तो डाउन द ग्रुप मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज ड्यू टू इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डाउन द ग्रुप क्यों इंक्रीज़ कर रहे हैं? क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज़ बढ़ रही है, और साइज़ बढ़ने से सरफेस एरिया बढ़ता है। सरफेस एरिया बढ़ने के साथ वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ती हैं। अगर अट्रैक्शन बढ़ जाएगा एटम्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो क्या होगा? उनको अलग करना मुश्किल होगा, हमें ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, और इसलिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप अप टू टेल्यूरियम। क्या रीज़न है इसका? रीज़न लिख लेते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न? द रीज़न इज़, रीज़न फॉर दिस, द रीज़न इज़ डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप atomic size increases, as a result van der Waals forces of attraction increases, and hence melting point and boiling point increases। तो डाउन द ग्रुप साइज़ बढ़ती है, साइज़ बढ़ने से वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ते हैं, और इसलिए क्या होता है कि हमारी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाती है। सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो टेल्यूरियम तक इंक्रीज़ होता है। तो टेल्यूरियम से फिर पोलोनियम का क्या, लास्ट वाला, तो ये लिख लेते हैं पोलोनियम के साथ क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ पोलोनियम जो है, तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पोलोनियम इज़ लोअर देन दैट ऑफ टेल्यूरियम। ठीक है, पोलोनियम का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो टेल्यूरियम से कम होता है। रीज़न क्या होता है इसका? रीज़न ये होता है कि डाउन दी ग्रुप जो है, हम जब नीचे आते हैं तो साइज़ बहुत बढ़ चुकी होती है, और इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से पोलोनियम के एस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं। दूसरा देखें तो बहुत से फैक्टर्स होते हैं एक्चुअली। फिर पोलोनियम एक मेटल है तो उससे मेटालिक बॉन्डिंग होती है, और मेटालिक बॉन्डिंग जो होती है वो
जो पॉजिटिव कर्नल है उसकी साइज़ पे डिपेंड करता है, जितना ज़्यादा साइज़ होता है उतनी वीक मेटालिक बॉन्डिंग हो जाती है। तो पोलोनियम लास्ट एलिमेंट है, उसकी साइज़ बहुत बड़ी है तो इट हैज़ वेरी वीक मेटालिक बॉन्डिंग और इसीलिए उसकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम हो जाती है। सो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पोलोनियम इज़ लोअर देन दैट ऑफ टेल्यूरियम. So this was melting and boiling point. Now the next property is, so that was the fifth property. Now the next is sixth property, and that is elemental state. ठीक है, अब एलिमेंटल स्टेट अगर देखें तो जो पहला एलिमेंट है हमारा, पहले यहाँ पे समझ लेते हैं, जो पहला एलिमेंट है हमारा ऑक्सीजन, वो एग्जिस्ट करता है इन दी फॉर्म ऑफ O2. ठीक है, दूसरा O3 भी होता है बट वो अलग बात है. तो O2 है, O2 का होने का मतलब है कि इट इज़ डायटोमिक, मतलब इसके एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के 2 एटम होते हैं, तो ये डायटोमिक होता है और साथ में ये गैस होता है. जो अदर मेंबर्स हैं मतलब सल्फ़र, सेलेनियम, टेल्यूरियम, ये सब जो हैं तो ये होते हैं S8, Se8, Te8, मतलब 8 मतलब ये क्या है, ये ऑक्टा एटॉमिक है. ठीक है, तो पहला मेंबर जो है ऑक्सीजन वो डायटॉमिक है, बाकी मेंबर्स ऑक्टा एटॉमिक, मतलब उनके एक मॉलिक्यूल में 8 एटम्स होते हैं और साथ में ये सॉलिड होते हैं. ठीक है, तो जो ऑक्सीजन है हमारा, जो पहला मेंबर है वो डायटॉमिक है और वो गैस है, और जो बाकी मेंबर्स हैं वो ऑक्टा एटॉमिक हैं और सॉलिड है. तो ये इनकी एलिमेंटल स्टेट है. अब रीज़न क्या है, क्यों, वाई इट इज़, सो वी विल हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस हियर. तो क्वेश्चन के फॉर्म में हम इसको करेंगे. हमारा पहला क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि ऑक्सीजन इज़ अ डायटॉमिक मॉलिक्यूल while other members of the group are octaatomic. Y. ठीक है, ऑफ ग्रुप 16. ठीक, तो ऑक्सीजन जो है वो डायटॉमिक है और बाकी मेंबर्स जो हैं वो ऑक्टा एटॉमिक हैं. ऐसा क्यों है, वाई इट इज़ सो, वाई ऑक्सीजन इज़ डायटॉमिक एंड अदर मेंबर्स आर ऑक्टा एटॉमिक. तो क्या रीज़न है इसका, रीज़न ये है कि अब भाई ऑक्सीजन जो है वो पहला एलिमेंट है, उसकी साइज़ बहुत छोटी है, तो p ऑर्बिटल्स जो है वो कम डिफ्यूज्ड है ना, कम स्पेस में है, तो इसीलिए p ऑर्बिटल्स भी छोटे हैं, उसकी साइज़ छोटी है, उसके p ऑर्बिटल्स भी छोटे हैं. और क्योंकि उसके p ऑर्बिटल्स कम डिफ्यूज़ हैं और छोटे हैं, तो ऑक्सीजन जो है वो p मतलब p ऑर्बिटल्स को यूज़ करके पाई बॉन्ड्स बना सकता है जो स्ट्रॉन्ग होंगे. ठीक है, तो ऑक्सीजन अपनी साइज़ छोटी होने की वजह से p मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है, जबकि बाकी मेंबर्स जो हैं उनकी साइज़ बड़ी है, तो p ऑर्बिटल्स तो उनके पास भी हैं, तो वो भी चाहे तो p ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना लें, पर उनकी साइज़ बड़ी होने की वजह से उनके p ऑर्बिटल्स भी बड़े होते हैं और बहुत डिफ्यूज्ड होते हैं, तो बहुत ज़्यादा ओवरलैप नहीं हो पाती है. और इसीलिए अगर वो बनाएंगे मल्टीपल बॉन्ड्स, मतलब पाई बॉन्ड्स बनाएंगे अपने p ऑर्बिटल्स को यूज़ करके, तो वो उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो हैं वो नहीं बन पाते हैं. तो ऑक्सीजन अपनी छोटी साइज़ की वजह से p मल्टीपल बॉन्डिंग कर सकता है, बट दूसरे जो मेंबर्स हैं वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनकी साइज़ बड़ी होती है और उनके p ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो डिफ्यूज्ड होते हैं, और डिफ्यूज्ड p ऑर्बिटल्स की वजह से उनकी ओवरलैपिंग जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती है. ठीक है, तो क्या रीज़न हो गया, ड्यू टू स्मॉल साइज and high electronegativity, oxygen forms p multiple bonds with other oxygen atom
टू फॉर्म ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, मतलब ये वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होती है। ठीक है, तो टू फॉर्म ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंटेनिंग डबल बॉन्ड, कंटेनिंग डबल बॉन्ड। तो ऑक्सीजन अपनी छोटी साइज़ की वजह से पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स बना लेता है और इसकी वजह से O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसमें ऑक्सीजन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड जो है वो होती है। ठीक है, जो दूसरे मेंबर्स हैं वो नहीं बना सकते पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, रेस्ट ऑफ द मेंबर्स या रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स डू नॉट फॉर्म पी पाई multiple bonds due to their large size। ठीक है, तो अब पी पाई मल्टीपल मतलब डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना पाएंगे तो क्या बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। तो इंस्टेड दे फॉर्म सिंगल बॉन्ड्स and exist as octa atomic molecules। तो वो क्या करते हैं, क्योंकि उनकी साइज़ बड़ी है तो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स तो बना नहीं पाते हैं, तो वो जो है वो सिंगल बॉन्ड्स बनाते हैं और वो ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो एक ये क्वेश्चन हो गया कि क्यों ऑक्सीजन डायटॉमिक है और बाकी मेंबर्स ऑक्टा एटॉमिक हैं। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि क्यों ऑक्सीजन गैस है और बाकी सॉलिड है। तो ऑक्सीजन इज गैस एट रूम टेम्परेचर while other members are solid। Why? तो क्यों ऑक्सीजन गैस है और बाकी जो मेंबर्स हैं वो सॉलिड हैं, ऐसा क्यों है? तो भाई ऑक्सीजन जो है वो O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O2 के फॉर्म में। बाकी जो मेंबर्स हैं वो ऑक्टा एटॉमिक हैं, तो वो S8 Se8 Te8 ऐसा बनाते हैं। तो O2 की साइज़ छोटी होगी, 2 ही एटम है उसके अंदर, और ये जो ऑक्टा एटॉमिक वाले हैं इनकी साइज़ बड़ी होगी। जिनकी साइज़ बड़ी होगी उनमें स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगे, और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस का मतलब है कि वो जो सब्सटेंस है वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड स्टेट में। तो साइज़ जो दूसरे मेंबर्स हैं क्योंकि वो ऑक्टा एटॉमिक हैं तो उनकी साइज़ बड़ी होने की वजह से उनमें स्ट्रॉन्ग वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं, और स्ट्रॉन्ग फोर्सेस की वजह से वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ऑक्सीजन की साइज़ छोटी होती है, छोटी साइज़ की वजह से उसमें वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं और इसीलिए वो गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ड्यू टू small size of diatomic oxygen molecule, due to small size of diatomic molecule, it has weak van der Waals forces and hence oxygen exists as a diatomic gas at room temperature। ठीक, तो ऑक्सीजन छोटी होती है इसलिए उसमें वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं और इसलिए वो गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। बाकी मेंबर्स जो हैं, अदर मेंबर्स एज दे आर ऑक्टा एटॉमिक, सो ड्यू टू
their large size, they have strong van der Waals forces of attraction, therefore they exist as solids. Therefore they exist as solids. So this was elemental state. Now the next property is the seventh property. The seventh property is catenation. ठीक है, कैटेनेशन क्या होती है? कैटेनेशन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी होती है जिसमें एलिमेंट अपने ही एटम्स के साथ बॉन्ड बनाकर बड़ी चेन्स का फॉर्मेशन करता है। और हमें पता है कि सबसे ज़्यादा कैटेनेशन की प्रॉपर्टी कार्बन में मिलती है, ठीक है, पूरे पीरियोडिक टेबल में। अब कैटेनेशन प्रॉपर्टी के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? कोई भी एलिमेंट कैटेनेशन प्रॉपर्टी जो है वो मैक्सिमम तब शो करता है जब वो अपने ही एटम्स के साथ जो बॉन्ड बना रहा है वो स्ट्रॉन्ग हो। मतलब कोई एलिमेंट अगर अपने ही एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है तो ये जो सिंगल बॉन्ड बन रही है ये जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी कैटेनेशन की प्रॉपर्टी उतनी ज़्यादा होगी। मतलब हम सिंगल बॉन्ड बनाते जा रहे हैं अपने एटम के साथ, अगर वो वीक होगी तो थोड़ी दूर बाद जाएंगे थोड़ा आगे, तब तक वो बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगी, तो हमारी कैटेनेशन की प्रॉपर्टी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। पर अगर हमारी ये जो सिंगल बॉन्ड बन रही है एटम्स के बीच में ये स्ट्रॉन्ग हुई तो हम कितनी भी बड़ी चेन बना लें ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगी और कैटेनेशन की प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। तो बेसिकली कैटेनेशन, दैट इज सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द सिंगल बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द एटम्स ऑफ द एलिमेंट। तो ये जो सिंगल बॉन्ड बनती है एलिमेंट्स के एटम के बीच में ये जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी कैटेनेशन की प्रॉपर्टी भी उतनी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब देखते हैं कि इस ग्रुप में किसकी कैटेनेशन की प्रॉपर्टी ज़्यादा है और किसकी कम है, ठीक। सो we will do it in the form of question. So we will write a question here. So the question is, sulfur has stronger tendency for catenation than oxygen, ठीक है। सल्फ़र की कैटेनेशन की प्रॉपर्टी ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, या दूसरी चीज़ ये है कि अपने ग्रुप में सल्फ़र की ही कैटेनेशन की प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो सल्फ़र हैज़ द मैक्सिमम या स्ट्रॉन्गर टेंडेंसी फॉर कैटेनेशन इन इट्स ग्रुप वाई, ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो सल्फ़र हैज़ strongest tendency for catenation in its group Y, ठीक है। तो क्यों? अब इसका सिंपल सा जवाब क्या है? हमने अभी देखा था कि भाई सिंगल बॉन्ड जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ज़्यादा कैटेनेशन की प्रॉपर्टी होगी। अगर सल्फ़र की कैटेनेशन की प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा है इसका मतलब सल्फ़र जो सिंगल बॉन्ड बना रहा है वो सबसे स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए सल्फ़र की कैटेनेशन की प्रॉपर्टी जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो अब क्यों उसकी सबसे स्ट्रॉन्ग है ये देखते हैं। तो ड्यू टू स्मॉल साइज lone pair of electrons on oxygen atom repel bond pair of oxygen single bond, therefore oxygen single bond is weak as compared to sulfur single bond.
ठीक है। तो ऑक्सीजन की साइज़ छोटी होती है, इसीलिए उसके लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स बहुत पास पास होते हैं, तो वो एक दूसरे को बहुत रिपेल करते हैं, और इसलिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड जो होती है वो बहुत वीक होती है। तो इसलिए ऑक्सीजन में बहुत ज़्यादा कैटेनेशन की प्रॉपर्टी शो नहीं होती है। वेयर एज सल्फ़र की साइज़ जो होती है वो ठीक ठाक होती है, तो उसके बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स में उतना ज़्यादा जो है वो रिपल्शन नहीं होता है। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा रिपल्शन नहीं होता है, तो सल्फ़र की जो बॉन्ड होती है वो स्ट्रांग होती है। ठीक है। तो क्या हो गया, ड्यू टू स्मॉल साइज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन एटम रिपेल बॉन्ड पेयर ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, देयरफॉर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड इज वीक एज कंपेयर टू सल्फर सल्फर सिंगल बॉन्ड। ठीक है। दूसरा, अब ये तो ऑक्सीजन के साथ कंपैरिजन हो गई। बाकी मेंबर्स का क्या है, जब बाकी मेंबर्स का क्या है कि जब हम और नीचे जाते हैं तो एटम की साइज़ बड़ी होती जाती है। एटम की साइज़ बड़ी होने से क्या होता है, बॉन्ड की लेंथ भी बढ़ती है। ठीक है, मतलब दो छोटे एटम है ये, तो ये इनकी बॉन्ड लेंथ है, ये बड़े एटम है तो ये इनकी बॉन्ड लेंथ है। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे एटम की साइज़ बढ़ेगी, एटम की साइज़ बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, और बॉन्ड की लेंथ जितनी बढ़ेगी वो उतनी वीक होती जाएगी। तो और नीचे जाते हैं सल्फ़र से नीचे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ने लगती है और वो वीक हो जाती है। तो ऊपर रिपल्शन है इसलिए वीक है, और नीचे साइज़ बड़ी है इसलिए वीक है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किस में बन रही है, सल्फ़र में बन रही है सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और इसीलिए सल्फ़र में कैटेनेशन की प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। तो ये तो ऑक्सीजन का प्रॉब्लम हो गया। बाकी मेंबर्स का प्रॉब्लम क्या है, एज दी साइज ऑफ एटम increases down the group from sulfur to polonium, the strength of element single bond decreases. ठीक है, and hence tendency for catenation decreases. तो ऑक्सीजन के साथ क्या होता है कि उसकी साइज़ छोटी है तो रिपल्शन की वजह से उसकी बॉन्ड वीक हो जाती है, और सल्फ़र के नीचे जो बाकी एलिमेंट्स हैं डाउन दी ग्रुप, उनकी बॉन्ड इसलिए वीक हो जाती है क्योंकि उनकी साइज़ बड़ी है तो बॉन्ड लेंथ बड़ी हो जाती है। तो बचा बीच में सल्फ़र, जिसकी साइज़ ना तो बहुत ज़्यादा छोटी है ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो सल्फ़र सल्फ़र सिंगल बॉन्ड जो है वो सबसे स्ट्रांग होती है, और इसीलिए सल्फ़र जो है वो सबसे ज़्यादा जो है कैटेनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है। तो सल्फ़र जो है सबसे ज़्यादा कैटेनेशन की प्रॉपर्टी शो करता है।